नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रुप डी में चयनित होने वाले हरियाणा के 10,000 से अधिक युवाओं को बधाई दी है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। योग्यता के आधार पर ग्रुप डी में चयनित होने वाले हरियाणा के 10,000 से अधिक युवाओं को बहुत बहुत बधाई। पारदर्शिता, मेरिट और बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां देने का अपना संकल्प हम निरंतर निभा रहे हैं। हमारे शासनकाल में प्रदेश के करीब 1,20,000 युवाओं को अपनी मेहनत के बल पर नौकरियां मिलना एक मौन क्रांति है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। एचएससी के चेयरमैन भोपाल खत्री से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे। हरियाणा के जिन युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए इंतजार है, उनके लिए बड़ी खबर है। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री मौजूद हैं और युवाओं से जुड़े हर सवाल का जवाब उनसे लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके ग्रुप सीओडी के लगातार जो रिजल्ट है वो आप जारी कर रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको शुभकामनाएं और सारी जनता को आज महाशिवरात्रि है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, लगातार युवाओं को इंतजार है हरियाणा में जो सरकारी नौकरी के लिए, जो युवा जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जिनको भर्ती का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है, उनके लिए क्या खबर है सर? चूंकि ग्रुप डी का आपने रिजल्ट जारी किया है, कितने पदों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है और किस तरीके से इनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है? हमने देर रात 10,997 जो ग्रुप डी के पद हैं उनको भरने का काम किया है और उनकी ज्वाइनिंग का काम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से सभी विभागों को निर्देश किया है कि आज और कल में संडे तक के शाम तक सबकी ज्वाइनिंग वो करवा रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों भी सी क्लास के लगभग 10,233 पद भरने का काम किया था। तो लगभग ये 20-22 हज़ार पद हमने भरे हैं और कुछ पोस्टें हमारी अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं सोशो इकोनॉमिक की वजह से। जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है सोशो इकोनॉमिक पर, उसको भी हम भरने का काम जल्दी ही करेंगे। जी सर, आपने बताया ग्रुप डी का आपने देर रात को जो रिजल्ट जारी किया है, 10,000 से भी ज़्यादा युवाओं का इंतजार आपने खत्म किया है और उनको जो है वो नियुक्ति एक तरह से मिली है। लेकिन अभी ग्रुप डी की अगर हम बात करें सर, तो कितने पद ऐसे हैं जो कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते होल्ड किया गया है उन पदों को, और कोर्ट के फैसले के बाद उनके ऊपर आप काम करने वाले हैं? हमारे पास ग्रुप डी के 13,657 पद थे और आप जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 11,000 पद अभी फिलअप हुए हैं। 2,657 पद जो हैं अभी भी डी के हैं, जो है वो खाली हैं और वो कोर्ट के जो सोशो इकोनॉमिक के ऊपर निर्णय है उसके ऊपर आधारित हैं। तभी ही उनका रिजल्ट आ पाएगा जब कोर्ट का कोई निर्णय सोशो इकोनॉमिक के नंबर के ऊपर आ जाएगा। चेयरमैन साहब, अभी आपने ग्रुप सी का भी पिछले दिन रिजल्ट जारी किया था। 10,233 युवाओं को आपने जो है वो नियुक्ति एक तरीके से उनकी की थी, लेकिन अभी उनका ग्रुप सी की ऐसे कितने पद हैं सर जिनके ऊपर अभी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, या फिर आपके कर्मचारी चयन आयोग में कोई प्रोसेस उनका चल रहा है? कितने पद है सर? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है, बजट सत्र जो था उसमें भी विपक्ष ने आरोप लगाए कि युवाओं का भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा, जो है वो भर्तियां लटक रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी हुए सर राजनीतिक तौर पर, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी की जो भर्ती पेंडिंग है उसका क्या स्टेटस है? हमारे दो मेन ग्रुप हैं 56 और 57, जिसमें हमारे पास कैंडिडेट लगभग 12,000 हैं और हमारे वही दो ग्रुप महत्वपूर्ण हैं। और उसके साथ हमारे 7,500 टीजीटी की भर्ती जो है वो लंबित है। वो कोर्ट में सिर्फ सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो चैलेंज हुए हैं और जैसे ही उसका निर्णय आता है तो वो भरे जाएंगे। इस तरह से लगभग
20,000 ऐसी पोस्टें हैं जो अभी हम कोर्ट के चलते, कोर्ट के निर्णय के इंतजार में हैं, वो अभी फिलअप नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब, अगर कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है और दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है देश में, तो आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो अभी आपने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के रिजल्ट जारी किए हैं, नियुक्ति पत्र उनको अभी मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, तो उन भर्तियों के साथ ही कोर्ट के निर्देश के बाद जो बाकी जो बचे पद हैं उनको भी आप जारी कर पाएंगे, रिजल्ट उसका जारी कर पाएंगे, उन युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हम जारी कर पाएंगे। हमने आचार संहिता की कॉपी इलेक्शन कमीशन से मंगाई है और हमने देखा है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने पे, स्क्रूटनी करने पे और रिजल्ट को बनाने में, रिजल्ट निकालने में कोई हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रोड़ा नहीं है हमारे सामने, और इस पे आचार संहिता लागू एक तरह से नहीं होती। हम एक नया विज्ञापन नहीं कर सकते, तो उसमें ही हमारे ऊपर बैन है कि आप नई भर्ती का विज्ञापन नहीं कर सकते। बाकी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। राजनीति छोड़ के वो संयम बरते और हमारा सहयोग करे। देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, उनकी भर्ती भी पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद संयम रखे वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी के जो रिजल्ट है वो करीब 22,000 पदों के जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो पद हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वो मामले कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिलेगी, कोर्ट के माननीय जो अदालत है उनके जब आदेश होंगे तो उनकी भी भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी दावा है कि जो भर्तियां हैं वो मेरिट पर हो रही है। ये कर्मचारी चयन आयोग दावा नहीं कर रहा, बल्कि अभ्यर्थियों से जाकर भी पूछा जा सकता है कि वो जब भर्ती हुए हैं तो वो किस आधार पर भर्ती हुए हैं। इसके अलावा भोपाल सिंह खदरी ने युवाओं को शुभकामनाएं दी है, जो जिनका चयन हुआ है उनको बधाई दी है, और उनका ये कहना है कि जिन युवाओं को रिजल्ट का इंतजार है उनको भी जल्द जो है वो राहत मिलेगी। जैसे ही मामला कोर्ट से जो है वो कोई फैसला आएगा, उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग जल्द उनके ऊपर भी आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, नमः शिवाभ्याम वृषवाहनाभ्याम वृश्चि विष्णुवंद्र सुपरिजिताभ्याम विभूति पाटिर विल्पनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, देवाधिदेव महादेव की आराधना के पवित्र पर्व महाशिवरात्रि की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करें और सभी प्राणियों के जीवन में नई ऊर्जा और नई चेतना का प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, ऐसे ही प्रार्थना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की सभी महिलाओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, अतुलम तत्र ततेजा सर्वदेश्वरी रिजम एकस्तम तद्भुनारी व्यापत लोक तंत्रम तिविशा। नारी शक्ति को मेरा नमन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। 3 पीढ़ियों को मजबूत करने वाली विकसित भारत की सशक्त एवं आत्मनिर्भर नारी हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा रही है। तो आइए इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का प्रण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला और करनाल को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने पंचकूला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा को पहले 7 दिन मुफ्त करने की एक बड़ी घोषणा की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन को आसान बनाने के लिए कई बड़े काम किए, जिसकी वजह से हरियाणा आज हर क्षेत्र में विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है।
और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचकूला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा को पहले 7 दिन मुफ्त करने की भी बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये कोशिश की जाए कि आज इलेक्ट्रिक सिटी बसें शहर के शिव मंदिरों के पास से होकर गुजरे, ताकि श्रद्धालुओं को भी इसका फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पंचकूला और करनाल के लोगों को सिटी बस सेवा आरंभ होने पर शुभकामनाएं और बधाई भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकूला और करनाल में फिलहाल इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा में 5-5 बसों को शामिल किया गया है और जल्द ही कई बसों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा और 45 सीटर इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। उसके बाद हर 3 किलोमीटर पर किराए में 5 रुपए की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सिटी बस सेवा का रूट भी शहर के लोगों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। साथ ही शहर के साथ लगते कस्बों में सिटी बस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा और अब तक 375 बसें खरीदी गई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि इससे पहले ये सुविधा पानीपत और यमुनानगर में आरंभ की जा चुकी है। आज पंचकूला और करनाल में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत के बाद अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार सहित 5 शहरों में भी जल्दी इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023-24 के बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के 9 नगर निगमों और रेवाड़ी शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में रोडवेज की बेड़े को 3083 से बढ़ाकर 4651 किया गया है। साथ ही किलोमीटर स्कीम के तहत 562 बसें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक बस सेवा एक शून्य उत्सर्जन वाहन है, जिसके अपने संचालन के 10 सालों में करीब 4,20,000 लीटर डीजल की बचत होगी। इससे न केवल प्रदेश के लोगों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। ये बसें तेजी से चार्ज होने वाली लिथियम आयन बैटरी की ओर से संचालित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि इलेक्ट्रिक बस निर्माता जेवीएम ऑटो की ओर से इन बसों की आपूर्ति की गई है। इस अवसर पर पंचकूला से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और करनाल से सांसद संजय भाटिया, विधायक रामकुमार कश्यप भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है।
इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए।
तो वैसे ही एक शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है संजय शर्मा, जो कि फरीदाबाद से ग्रामीण विकास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काबिज है। सुनिए। ये सब हमारा मुख्य विषय है। सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा 2019 में एक जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उसी के तहत हमको हर एक गांव में विलेज वाटर सीवरेज कमेटी हमने बनाई गई थी, जिसका काम अल्टीमेटली ये था कि वो पूरे गांव की वाटर मॉनिटरिंग, सप्लाई एंड सीवरेज के सारा काम वो खुद ही देखेगी। उसी के अंतर्गत हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया है। बल्लभगढ़ ब्लॉक के हमने आज 20 गांव के सरपंचों को, आंगनवाड़ीज को, एसएचजी ग्रुप मेंबर्स को, पंप ऑपरेटर्स को यहाँ इन्वाइट किया है। उनकी हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके अधिकारों के बारे में और उनके दायित्वों के बारे में हम उनको समझा रहे हैं। ये हमने पहले भी ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। हम इसको दोबारा से फेज 2 में दूसरी बार उनको बुला के ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम रखा गया है। हमारी ट्रेनिंग काफी कारगर, ग्राउंड लेवल पे काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि हम एक छोटे से छोटे पॉइंट पे हर एक व्यक्ति को, जो भी विलेज सीवरेज वाटर कमेटी के सदस्य हैं, उनको इंडिविजुअली उनके अधिकार बताते हैं और उनको रिपीटेडली हम समझा रहे हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है। डे बाय डे इसमें काफी सुधार आ रहा है। हमारी ट्रेनिंग की वजह से काफी सुधार है। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।